हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपना चैनल सीके टैलेंट जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आपको यह मैराथन वीडियो होगा, जिसमें पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में समझाया जाएगा, जो क्रैश कोर्स की दृष्टि से बनाया गया है। आपको पता होगा जैसा कि हमारे संस्था में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल हमारे यहाँ 40 बच्चे थे, 40 बच्चे में से 34 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए थे। अब इस बार जो है से उससे भी अच्छे रेंज में इस बार क्रैश कोर्स को देने की है, तो जिस वजह से जो बच्चे लेट से आ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, या वैसे बच्चे जो मतलब पुनः इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो पुनः देख सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए आज का यह वीडियो होगा आपका मैराथन वीडियो, जिसमें पूरा चैप्टर को आपको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखिए आपका केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब होता है जब एक चीज को दूसरी चीज में मिलाएंगे ना, तो एक तीसरा चीज बनना चाहिए। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, 1 लीटर पानी ले लीजिए और 100 ग्राम चीनी ले लीजिए, दोनों को मिलाइएगा तो उसमें क्या होगा, एक तीसरे तरह का रिएक्शन बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा। एक आप सॉल्वेंट लिए, एक आप सॉल्यूट लिए, दोनों को मिलाए, आपको सोल्यूशन बन गया। तो केमिकल रिएक्शन का ही मतलब होता है एक चेंज करना, ठीक है। जैसे कि देखिए केमिकल रिएक्शन का ही संबंध है क्या, चेंज। और चेंज जो होता है दो तरीका से होता है जीवन में। कैसा चेंज होता है, तो ध्यान दो, एगो चेंज होता है फिजिकल चेंज। कैसा चेंज होता है बाबू, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज गौर से समझेंगे कि एक होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक परिवर्तन। गौर से समझेंगे, भागेंगे नहीं, जहां तक भी हो प्रत्येक दोस्तों को भी बताएंगे इस बारे में। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हम सबसे बड़ा टॉपिक समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। अगर हमसे पूछ दिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो मैं आपको एक बार दोनों का डिफिनेशन बता देता हूं, आप वीडियो सुन करके लिख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन न होता हो। मतलब कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान होगा ना, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसके रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन हो जाता हो, आपका क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब जैसे में पहचान न होता और होता वो चीज समझते। मान लेते हैं हम कागज का टुकड़ा लेते, कागज के टुकड़े को फाड़ करके जमीन पर फेंक देते, तो जमीन पर फेंकने के बाद क्या वो सोना का टुकड़ा हो जाता है? नहीं ना, वो कागज का ही टुकड़ा रहता है। मतलब कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। उसी कागज को क्या करते हैं, पुनः हम जला देते हैं। जलाने के बाद क्या, जलाने का फिर वो कागज रहा? नहीं ना रहा। अर्थात समझ लो जो वो आपका क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, मतलब उसमें चेंज हो गया। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं कि पानी जो एक्वस है उसको हम क्या करते हैं, बर्फ में बदलते हैं। 0 डिग्री पर ले जाकर बर्फ में बदलेंगे तो क्या बर्फ में बदलने के बाद क्या वो दूध का टुकड़ा हो जाएगा, या फिर मान लेते सोने का टुकड़ा हो जाएगा? नहीं ना, यानी वो पानी ही रहेगा। ये फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन दूध में अगर जोरन रख देंगे तो दही बन जाएगा, तो आपका केमिकल चेंज हुआ। तो जहां तक हो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अगर लिखने के लिए अगर अंतर पूछ दे 2 नंबर में कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के तरफ। इस तरफ पहला पॉइंट हम देंगे, क्या देंगे, जरा सुनना और कॉपी कलम लेकर के बैठो और लिखते भी रहो। तो हम लोग इधर डायरेक्टली लिखेंगे इसमें कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, यह जो है एक अस्थायी प्रक्रिया है, लेकिन यह जो है अस्थायी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है। यह जो है अस्थायी प्रक्रिया है, लेकिन यह जो है अस्थायी प्रक्रिया है। दूसरा अंतर हम लोग लिखेंगे कि आपको मैंने बताया कि इसके रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर हम लिखेंगे, जरा गौर से समझेंगे। तीसरा अंतर कि इसमें देखिए, इसमें अगर कोई पदार्थ हमने कागज के पन्नों को फाड़ दिया, फिर कागज छिड़ा ना, कोई नया पदार्थ बना? नहीं ना बना। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ
बनता है। यानी 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर फिर हम अपनाएंगे। चौथा अंतर में जैसे में लिख लेंगे, जैसे में क्या, इस तरफ लिख लेंगे पानी से बर्फ में बदलना, इस तरफ दूध से दही बनना। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में सबसे बड़ा अंतर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। और यही चीज 2 नंबर में आसानी से हमको क्या कर देना है, लिख देना है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं चेंज तो देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो चीज देखते हैं बाबू, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए उसका डिफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया नंबर 1 में कि कार्बन लिया, कार्बन की अभिक्रिया किससे कराया, ऑक्सीजन से कराया। जब हमने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को क्या किया हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाना चालू किया तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना। क्या बना बाबू, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना। अब ध्यान दीजिए, और ये जो टोटल समीकरण कहलाया that is called chemical reaction। यही तो आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कहता है कि एक नए गुण वाला बनना चाहिए। अब बताइए कार्बन का जो गुण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण के मिलेगा, बराबर नहीं ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का जो गुण होगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होगा, एकदम नहीं होगा। यानी एक नया गुण वाला पदार्थ बना है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझ गए, जिसमें एक नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब केमिकल रिएक्शन में देखिए, अब इस तरफ क्या हुआ है कि इस तरफ भी कुछ पदार्थ भाग लिया और इस तरफ भी कुछ पदार्थ भाग लिया है। अब इस तरफ जो भाग लिया है वो क्या कहलाते, जो इस तरफ भाग लिया वो क्या कहलाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इस तरफ जो भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं बाबू, अभिकारक बोलते हैं। यानी आप बना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ प्रतिफल, या इसी को बोलते हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ प्रतिफल, आप लिख लो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। इस बार दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका, टॉपिक एक आ रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, तो आप जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, तो ये तीर चिन्ह से जो दर्शाया गया है, यानी इस तरफ जितना परमाणु है इस तरफ भी उतना ही परमाणु है, यानी दोनों तरफ बराबर है, आपका रासायनिक समीकरण कहला। या 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस बारे में समझिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा देखिए, अभी इधर जितना कार्बन है इधर भी उतना ही कार्बन, इधर जितना ऑक्सीजन है इधर भी उतना ही ऑक्सीजन, अर्थात बैलेंस है, मतलब दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें इस तरफ वाला क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, उस तरफ वाला क्या कहलाता है, प्रतिफल। जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान में गया, एक बार और सुन लो कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद असंतुलित का, तो असंतुलित तो बराबर रहेगा नहीं, कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या प्रतिफल की परमाणु की संख्या के बराबर ना हो, आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो ध्यान से सुन लो और वीडियो को रोक करके लिख भी लेना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ध्यान से सुनो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है।
बल्कि द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यह कंडीशन तभी संभव है जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कितना हो, बराबर हो। इसलिए परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए ही क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जानेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं इस बारे में तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने बहुत सारे अभिक्रिया को रखा है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इतना को मैंने रखा है। चलिए बारी बारी से सबके बारे में समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉपी कलम लेके बैठिए और लिख लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोई दो पदार्थ मिलकर के, यहाँ पर जैसे कि देखिए, पहला कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो यह जो अभिक्रिया कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ बनाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। मतलब दूगो मिलकर एगो बनाएगा संयोजन, दूगो मिलकर एगो बनाएगा संयोजन। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है, आपका जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट लाइक अगर इसी चीज को ले ले, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे तो टूटेगा कार्बन प्लस क्या, ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए, दोनों में सबसे बड़ा अंतर, दूगो मिलकर एगो बनेगा संयोजन, दूगो मिलकर एगो बनेगा संयोजन, लेकिन एगो मिलकर दूगो में टूटेगा तो वो आपका क्या होगा, वियोजन होगा। क्या होगा, वियोजन होगा। तो ये दोनों अभिक्रिया कंप्लीट। तीसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, जरूरत होती है, आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे कि देखिए, यही चीज को मैं लिखता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा, ऊष्मा की जरूरत होगी आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। इसमें देखिए, जरूरत होगा तो ऊष्मा तीर चिन्ह के इधर, जरूरत नहीं होगा निकलेगा तो तीर चिन्ह के उधर। तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, ऊष्मा का इसमें अवशोषण हो रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसके बाद आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एक्सक्रेशन होता है ऊष्मा का, यानी ऊष्मा उससे क्या करती है, निकलती है, आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम को मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को जब मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, प्लस उससे क्या निकला, ऊष्मा निकला। जब जलाए तो उससे क्या निकला, ऊष्मा निकला। तो यह अभिक्रिया जो हो गया आपका कैसी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर, ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर, ये दूगो मिलकर एगो बनाएगा संयोजन, एगो मिलकर दूगो में टूटेगा वियोजन। ऊष्मा अगर तीर चिन्ह के इन्ने रहेगा तो ऊष्मा शोषी, अगर ऊष्मा तीर चिन्ह के उन्ने रहेगा तो ऊष्मा क्षेपी। अब चारों का कोई में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि C+O2 CO2 कौन सी अभिक्रिया है, आपको मारना किसे पड़ेगा, संयोजन में। किसे मारना पड़ेगा, संयोजन में। आपको दे देगा C+O2 प्लस ऊष्मा टेंस टू CO2, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह जो है आपका कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा इधर है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा उधर रहेगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मैंने क्या किया, जिंक के रड को जब फेरम सल्फेट के विलयन में डुबाया तो क्या हुआ, जिंक जो है फेरम सल्फेट को हटा करके और यह जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। और प्लस में लोहा को हटा दिया। लोहा को कब हटाया होगा, याद रखो, यह जो है इसे खास तौर से जब इससे ज्यादा पावरफुल रहा होगा। जैसे कि समझो, इस अभिक्रिया का उपयोग आप लोग किए घर में देखना है, जब कहीं कोई बैठ करके टीवी देख रहा हो, उसमें छोट भाई बैठा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाओ मम्मी बुलाता है, मम्मी बुलाती है। अगर नहीं जाता है तो हम बार बार बोलते जाओ ना, तो मम्मी पक्का मारेगी। वो तुरंत उठ के जाता है, उसके स्थान पर हम बैठ जाते हैं। यही चीज यहाँ पर भी हुआ है। क्या हुआ है कि इसने जिंक ने फेरम सल्फेट पर प्रभाव डाला, तो फेरम सल्फेट जो था जिंक से क्या था, कमजोर था, जिस वजह से यह अलग हो गया और जिंक जो है
अपना एक जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया। आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके जिस अभिक्रिया का निर्माण करते हैं आपका वह जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये तो 5वां का एग्जाम्पल हो गया, ये 6ठा का एग्जाम्पल हो गया। मैंने जब जिंक सल्फेट को क्या किया? अभिक्रिया कराया फेरम सल्फेट के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो जिंक जो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम को अलग करके जिंक कार्बोनेट बना लिया। अब प्लस इधर क्या बच गया? कैल्शियम सल्फेट। क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट बच गया। अब आपका नेक्स्ट है इससे आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है बाबू। तो जैसे कि देखो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देख लीजिए एक करके कर एग्जाम्पल में आया, यह जो है संयोजन अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दे, अगर उष्मा जोड़ दे तो इस समय उष्मा शोषी अभिक्रिया भी है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो मिलकर एगो बना रहा है तो संयोजन भी है, उष्मा इस तरफ है तो उष्मा शोषी भी है और ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। उसके बाद आपका हो गया अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग होता हो, हाइड्रोजन का संयोग होता हो, वह अभिक्रिया जो है आपका अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। कैसी अभिक्रिया कहलाता है बाबू? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कॉपर अलग हो गया, उधर H2O जल बना लिया, यानी हाइड्रोजन का संयोग हुआ था। किसका संयोग हुआ था? हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, आपका क्या कहलाएगा? यह आपका कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया। टोटल को समझा दिए, लास्ट वाला बच गया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया समझिए। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के निर्माण के लिए क्या करते हैं? हमने इसका अवकरण को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। प्लस इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका रेड लेते हैं, इसका ऑक्स लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो रेडॉक्स। इसका कहने का क्या मतलब है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा संक्षारण है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? संक्षारण है, जो अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, इस बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू? देखेंगे। ध्यान दो, इसमें आपका अब लास्ट ही टॉपिक है संक्षारण, दहन, ज्वाला और विकृत गंधिता। सबसे पहले हम समझते हैं संक्षारण क्या होता है। चलिए देखिए, अगर सोचिए सबसे पहले अगर किसी आदमी को अगर साइकिल खरीदाता है ना, जब पहला तो वो क्या करता है? साइकिल खरीदाया, साइकिल से जाएगा, पढ़ के आएगा, एक दिन में 3 बार पोछैया चलेगा। लगभग यह प्रक्रिया 15 दिन 1 महीना तक चलता है। 15 दिन 1 महीने का रिजल्ट जानते हो क्या होता है? वो पोछना ही बंद कर देता है। 6 महीना होते होते सिर्फ विश्वकर्मा पूजा पोछाई होता है, जिस वजह से उसके रिम में जंग लग जाता है। लेकिन जितने दिन वो पोछैया किया उतने दिन जंग लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उतने दिन वो चीज़ जो है नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया था। जिस दिन वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया उसमें संक्षारण हो गया। यानी जब कोई धातु नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे अवांछित पदार्थों में बदलने लगती है, जिसे संक्षारण के नाम से जाना जाता है। एंड धीरे धीरे उसको जो है से ऊपर से जंग लगाती चली जाती है और अंदर से वो खाली होता जाता है और अंत साल 6 महीना होते होते वह चीज़ बेकार हो जाता है। इसका एंड डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे अवांछित पदार्थों में बदलना प्रारंभ होती है, जिसे संक्षारण के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दहन। दहन क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उस समय में प्रकाश दोनों देता है, आपका दहन कहलाता है। इसके अन्य शर्त भी, इसके क्या क्या शर्त है? दहन होने के लिए दहनशील पदार्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, दहन के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, ज्वलन ताप का होना बहुत जरूरी है। चलिए तीसरा टॉपिक है आपका ज्वाला। तो ज्वाला क्या होता है इस बारे में देखते हैं। तो ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलकर ऊष्मा देता है। अरे शाम का समय ना मच्छर बहुत काटता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई भी गैसीय पदार्थ जलकर क्या कर देता है? ऊष्मा देता है। आपका जो है तो क्या कहलाता है? ज्वाला कहलाता है। अब ज्वाला को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक मोमबत्ती लिया है, तो देखिए ये आपके क्या है बाबू? मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। जरा गौर से समझो। इसका जो यह वाला जो क्षेत्र है ए इसका
अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अदीप्त क्षेत्र। बीच वाला जो क्षेत्र है ये आपका दीप्त क्षेत्र कहलाता है, और ये सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है ये आपका नीला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नीला क्षेत्र। यानी जब कोई मोमबत्ती को जलाएगा तो देखिएगा बीच में जो सतन्नी को दिखेगा उसका कलर नीला रहेगा, उसके बाद पीला रहेगा, और ये आपका अदीप्त क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर जलने उलने की संभावना क्या करती है? नहीं रहती है। लास्ट टॉपिक हमारा विकृत गंधिता क्या होता है, तो इस बारे में समझते हैं। तो देखिए, विकृत गंधिता को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, एक कुरकुरे खरीद लीजिए, कुरकुरे को फाड़िए नहीं, वैसे ही रखिए, 1 साल बाद खाइएगा तो रहेगा कि खराब हो जाएगा? रहेगा ना, रहेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को फाड़ देते हैं, फाड़ करके 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 20 मिनट बाद जाएंगे खाने, तो क्या खाने योग्य रहता है? नहीं ना रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है, जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को कंट्रोल की हुई रहती है। लेकिन जैसे ही तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वह जो होती है से अवांछित पदार्थ में बदलने लगता है, अर्थात तो वह अप्रिय हो जाते हैं, बदबू करने लगते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है। यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह क्या करते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, और खाने योग्य क्या कर जाते हैं? नहीं रहते हैं। विकृत गंधिता क्या करता है? कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।